तो चलिए आज बात करते हैं केन्स टेक्नोलॉजी की। एक ऐसी कंपनी जिसके आसपास हाल में काफी उथल-पुथल मची हुई है। और सच कहें तो ये सुर्खियां कुछ अच्छी वजहों से नहीं हैं। अब देखिए, मैनेजमेंट की तरफ से तो ये बयान आया है कि घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाजार बाजार तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। स्टॉक की कीमत में इतनी तेज गिरावट आई कि इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा पैसा डूब गया। और अब सबके मन में बस एक ही सवाल है, आखिर चल क्या रहा है? तो इस पूरी सिचुएशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि केन्स टेक पर दबाव क्यों है, फिर आरोपों की पड़ताल करेंगे, मैनेजमेंट का जवाब देखेंगे, उनकी नई रणनीति को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि निवेशक अब किस मोड़ पर खड़े हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और देखते हैं कि ये पूरा कॉर्पोरेट ड्रामा शुरू कैसे हुआ। तो हुआ ये कि एक ब्रोकर की रिपोर्ट सामने आई और बस उस एक रिपोर्ट ने मार्केट में ऐसी खलबली मचाई कि बिकवाली की लहर सी आ गई और इसी के साथ मैनेजमेंट पर सवालों की बौछार हो गई। तो सवाल यह है कि आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा था क्या? चलिए उन मेन पॉइंट्स को देखते हैं जिन्होंने मार्केट को इतना डरा दिया। देखिए, आरोप काफी सीरियस है। पहला, एक सब्सिडियरी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। दूसरा, कंपनी ने जो दूसरी कंपनियां खरीदी, मतलब जो एक्विजिशन किए, उनकी अकाउंटिंग पर भी सवाल उठाए गए। फिर एक कैश फ्लो और बैलेंस शीट के आंकड़ों में एक बहुत बड़ा गैप बताया गया। मतलब कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है और जो एसेट्स हैं उनका हिसाब किताब मैच नहीं हो रहा। और आखिर में कंपनी के बिजनेस मॉडल को ही अनसस्टेनेबल कह दिया गया, ये कहते हुए कि उनकी पेमेंट की शर्तें ठीक नहीं हैं और उनके रिसीवेबल्स, यानी वो पैसा जो उन्हें मार्केट से लेना है, वो बहुत ज़्यादा और रिस्की हैं। अच्छा, शुरुआत में जो कंपनी ने जवाब दिया ना, उसकी काफी आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि जवाब बहुत धीरे और बिना डिटेल्स के दिया गया। इसके बाद मैनेजमेंट ने एक इन्वेस्टर कॉल रखी और एक-एक आरोप का खुलकर जवाब दिया। तो सबसे बड़ा आरोप था 28% के इम्पॉसिबल प्रॉफिट मार्जिन का। इस पर मैनेजमेंट ने साफ कहा कि ये रिपोर्ट में की गई एक कैलकुलेशन मिस्टेक थी। उनका कहना है कि असल प्रॉफिट मार्जिन तो सिर्फ 9% था, जो कि 533 करोड़ के रेवेन्यू पर 49 करोड़ के मुनाफे से निकलता है। अब 28% और 9% में जमीन आसमान का फर्क है। फिर बात आई कैश फ्लो और बैलेंस शीट में 1.8 बिलियन के मिसमैच की। मैनेजमेंट ने बताया कि ये गैप असल में 1.7 बिलियन के राइट ऑफ यूज एसेट की वजह से है। ये एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग टर्म है। आसान भाषा में कहें तो जो प्रॉपर्टीज लीज पर ली जाती हैं उन्हें इस तरह से दिखाया जाता है। तो कंपनी का कहना है कि कोई गड़बड़ नहीं है, ये बस अकाउंटिंग का एक तरीका है। अकाउंटिंग के बाकी सवालों पर भी मैनेजमेंट ने सफाई दी। उन्होंने बताया कि कैसे साइनटेक अधिग्रहण के प्रीमियम को इंटेंजिबल एसेट के तौर पर सही ढंग से रिकॉर्ड किया गया। इन्वेंट्री राइट ऑफ पर उन्होंने कहा कि अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से उसे एक्सेप्शनल आइटम की तरह नहीं दिखाया जा सकता था। हाँ, एक बात उन्होंने मानी कि एक सब्सिडियरी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बताने में उनसे गलती हुई, लेकिन ये अनजाने में हुई एक रिपोर्टिंग एरर थी। यहाँ तक अगर ये पूरी पड़ताल आपको चीज़ें साफ साफ समझने में मदद कर रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। इससे हमें ऐसा और कंटेंट बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो चलिए, ये तो हुई पुरानी बातों की सफाई, लेकिन इससे भी जरूरी है आगे का प्लान। मैनेजमेंट ने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया, बल्कि बिजनेस की असली दिक्कतों को दूर करने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी भी सामने रखी है। एक बहुत बड़ी चिंता थी AIMIS मॉडल को लेकर। ये स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता है। इसमें दिक्कत ये है कि पेमेंट साइकिल बहुत बहुत लंबा होता है। मतलब कंपनी काम आज करती है और पैसा शायद साल 1.5 साल बाद मिलता है, जिससे वर्किंग कैपिटल पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। तो इसी से निपटने के लिए कंपनी ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव किया है। वो अब AMISP मॉडल से हटकर नॉन AMISP मॉडल पर फोकस कर रहे हैं। यानी अब डिवाइस बनाने और सॉफ्टवेयर पर ज्यादा ध्यान होगा, जहां पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर आ जाता है, जो कि कहीं बेहतर है। और जो पैसा पहले से फंसा हुआ है उसके लिए भी एक 3 स्टेप प्लान है। पहला, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, जिसमें कस्टमर का बैंक सीधे केन्स को पेमेंट कर देगा। दूसरा, फैक्टरिंग, मतलब पुराने और बड़े बकाया बिल बैंकों को बेचकर तुरंत कैश लेना। और तीसरा, बिल डिस्काउंटिंग, यानी भविष्य में मिलने वाले बिल के बदले अभी कैश उठाना। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि इन सब बातों का निवेशकों के लिए क्या मतलब है और वो अब किस मोड़ पर खड़े हैं। मैनेजमेंट ने ये बात जोर देकर कही कि कंपनी की ग्रोथ सिर्फ स्मार्ट मीटर पर टिकी नहीं है। उनके पास ऑटोमोटिव, रेलवे, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे कई हाई ग्रोथ सेक्टर्स में भी मजबूत ऑर्डर हैं।
और इतने सब विवाद के बावजूद कंपनी अपने 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सालाना रेवेन्यू गाइडेंस पर अभी भी कायम है। ये उनके अपने काम पर भरोसे को दिखाता है। लेकिन मार्केट एनालिस्ट अभी भी सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा, गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब बेहतर है कि स्टॉक प्राइस के स्थिर होने का इंतजार किया जाए, बजाय इसके कि अभी इसमें एंट्री ली जाए। तो अब हम इस सबसे बड़े सवाल पर आकर खड़े हैं। मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से सफाई दे दी है, आगे का प्लान भी बता दिया है, लेकिन क्या ये सब बाजार का भरोसा दोबारा जीतने के लिए काफी होगा?